इसके खिलाफ कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वक्त ऐसा भी आएगा, अगर यही हाल रहे तो हमारे को मसाजिद में टैक्स दे के नमाज को जाना पड़ेगा। वक्फ वाले जो जमीन पे हाथ रख दे वो जमीन उनकी हो जाती थी। कहां तक सच्चाई है इस बात में? बाबरी मस्जिद हो, हिजाब हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सारे केसेस हमने कोर्ट पे भरोसा करते हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी 6 लाख एकड़ जमीनें हैं जिसे मुसलमानों की भलाई, तालीम, रोजगार, इल्म और इबादत के लिए वक्फ किया गया था, लेकिन फिर भी आज 30% से ज्यादा मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। जो सरकार मुसलमानों को CAA, NRC और बाकी मामलों में बराबरी का हक ना दे सकी, जो सरकार इस देश में मुसलमानों को दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है, जो सरकार गुजरात की पीड़ित बिल्किस बानो को इंसाफ ना दे सकी, क्या ये सरकार अब मुसलमानों की भलाई की बात करेंगी या सिर्फ ये बातें हैं? क्या ये वक्फ की जमीनों को हड़पने की एक चाल है? राज्यसभा में आधी रात, लोकसभा में देर रात बिल पास हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये नया कानून मुसलमानों की वक्फ की जमीनों को बचाएगा या लुटाएगा? क्या मुसलमानों को उनकी जमीन का हक मिलेगा या नहीं? और जो सरकार घोषणा कर रही है, इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये मुसलमानों की हक की बात है, ये मुसलमानों की हालत सुधारेंगी, मुसलमानों के लिए वक्फ की जमीन से पैसा जमा किया जाएगा, मुसलमानों की तरक्की और भलाई के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके पीछे इसकी असलियत क्या है? क्या वाकई में सरकार मुसलमानों की भलाई चाहती है? और इस बिल में क्या कहा जा रहा है और लिखा क्या है? कानून में बदलाव क्या क्या लाए गए? इन्हीं सब बातों की सच्चाई को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और नाइंसाफी के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, जिनका नाम है फारूक शेख अब्दुल्ला, जिन्हें फारूक शेख साहब के नाम से जाना जाता है। वक्फ बोर्ड बिल में क्या क्या बदलाव लाए गए, वक्फ बोर्ड कायदे में क्या कहा गया और क्या लिखा गया, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए शेख साहब से हम कुछ सवाल करने वाले हैं। आइए उनसे कुछ जानते हैं। शेख साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वक्फ 1995 कायदे में क्या है? वक्फ 1995 का कायदा ये जो सबसे पहले 1913, 1923, 1954 ये सब कायदे वक्फ के थे, और वो सब कायदे को निरस्त करने के बाद 1995 का वक्फ एक्ट लाया गया था, और जो सभी कायदों को निरस्त करके बनाया गया था। और उसी 1995 कायदे में कुछ त्रुटियां रह चुकी थी, इसलिए उसको फिर से 2013 में संशोधन करके उसको फाइनल किया था, लेकिन नाम वक्फ एक्ट 1995 ही उसका फाइनल रखा गया था। ये 95 का एक्ट वक्फ का लगा था पूरे ऑल ओवर इंडिया में और महाराष्ट्र में भी। 2 वक्फ कायदे रहते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का। तो 95 का एक्ट ये पूरे इंडिया में लग चुका था, और 95 के एक्ट के तहत ये कार्रवाई चल रही थी। 95 का एक्ट, इसमें कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं थी, नॉन मुस्लिम का कोई संबंध नहीं था। जिस तरह से हिंदू निज़ाम में मंदिरों के ट्रस्टियों का पूरा का पूरा हिंदू है, क्रिश्चियनों के इसमें क्रिश्चियन है, पारसी के इसमें पारसी है, सिखों के इसमें सिख है, इसी तरह से ये मुस्लिम, ये जो वक्फ 95 था उसमें भी सारे मुस्लिम थे। ट्रिब्यूनल हो या वक्फ बोर्ड हो, ये दोनों में सभी मुस्लिम थे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि 95 को एक्ट में तरमीम करके उन्होंने अभी उम्मीद 2025 किया है, और उसमें क्या क्या बदलाव लाया है वो आपको मैं सविस्तर बताऊंगा तो आपके सवाल के हिसाब से। भारत में वक्फ कायदा कब से लागू हुआ? 1913 का सबसे पहला वक्फ एक्ट है, फिर उसमें 1923 में आया, फिर उसके बाद 1954 में आया, और 1954 के बाद डायरेक्ट 95 में यह एक्ट आया। और 95 का एक्ट बनाते टाइम ये सारे जूने वक्फ एक्ट को निरस्त किया गया, और 95 का एक्ट बना जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे सब तरफ उसको स्टेट गवर्नमेंट में लागू किया गया। इस तरह से 1913 से ये वक्फ एक्ट है, ब्रिटिश कालीन। अभी वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए सरकार ने कैसे कैसे प्रयास किया? ये बहुत हास्यास्पद बोलेंगे हम कि वक्फ संशोधन के लिए सबसे पहले इन्होंने डायरेक्टर्स बोर्ड की और वक्फ की एक मीटिंग ली। 20/7/2023 को दिल्ली में ली, और इमीडिएट 24/7 को उन्होंने लखनऊ में ली, और उन्होंने उनकी मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में तय किया कि हम इसमें संशोधन करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 8
9/8/2024 को उन्होंने उसमें दुरुस्ती दाखिल करने के लिए एक मीटिंग फाइनल कर ली और 9/8/2024 को उन्होंने जेपीसी को भेजे ताकि जेपीसी में 21 लोकसभा सदस्य लिए और राज्यसभा के उन्होंने 10 सदस्य लेके उन्होंने जेपीसी को ये भेजे कि आप इसमें हम ये संशोधन कर रहे हैं या हमारी जो संशोधन की 14 डिमांड्स है आप उस पर करो। इस हिसाब से जब जेपीसी बनी और हाउस में वो माना नहीं गया, वो जेपीसी की तरफ गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ, और वो हिसाब से वो कमेटी की तरफ, लेकिन कमेटी की तरफ आने के बाद हर हफ्ते जैसा बोलो वैसी मीटिंग लगाई गई और जेपीसी की 36 मीटिंगें हुई, टोटल 36 मीटिंगें हुई। उसी दरमियान जेपीसी ने पूरे भारतवर्ष से लोगों के ऑब्जेक्शन मंगाए, निवेदन मंगाए, ऑनलाइन मंगाए, हार्डलाइन मंगाए, सॉफ्ट कॉपी से मंगाए। इस तरह से वो निवेदन की एक प्रक्रिया चलती रही, ऑनलाइन की प्रक्रिया चलती रही और इसी टाइम जेपीसी ने 25 राज्यों के वक्फ बोर्डों से भी डिस्कशन किया, उनकी खुद की 36 मीटिंगें ली और यह सब लेके जब विरोधी पक्ष जो थे उसमें जेपीसी में उन्होंने अपनी 44 सजेशंस उनको दिए और निवेदन जो वहां पे आए वो 97,27,772 लिखित तौर पे आपत्तियां ये जेपीसी के सामने आई और ऑनलाइन जो आई वो 6 करोड़ तक की आई टोटल। जो भी ये सारी आपत्तियां जेपीसी विरोधी पक्ष इन्होंने सब कुछ देने के बाद फिर भी इन्होंने 10 शहरों को विजिट किया और 25 वक्त के बाद बड़ी बड़ी सीटों को वो विजिट किया और समिति ने पूरे के पूरे 37वीं बैठक में जेपीसी में यह बहुमत से ठराव पास कर लिया कि जो सजेशन हमारे 14 है वो पास है, जबकि उस वक्त जेपीसी ने पूरा अपोज किया, लेकिन चूंकि इनकी संख्या ज्यादा थी, संख्या के बल पे उन्होंने उसको पास कर लिया और जेपीसी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वो लेकर हाउस के प्रेसिडेंट को वो सबमिट कर दिया। इस तरह से 27/1/25 को 37वीं बैठक हुई जेपीसी की और बहुमत से पारित करने के बाद 38वीं बैठक में उन्होंने 29 जनवरी 2025 को यह अधिकार अध्यक्ष को दिए कि आप अभी ये हाउस में पेश कर दो और फिर 13 फरवरी 2025 को दोनों सभागृहों में यह पेश हुआ और आपने देखा कि 2/4/25 को लोकसभा में और 3/4/25 को राज्यसभा में हुआ। इस तरह से समर्थन में लोकसभा में 288 लोग जुड़े और विरोध में पहली बार इतिहास में देखेंगे आप कि वक्फ बिल, जबकि सब कहा जा रहा था, सब तरफ यह हो रहा था कि ये मुस्लिम्स का है, ये मुसलमानों का है, लेकिन हमारे लोकसभा के उन 232 सांसदों ने उसके विरोध में मतदान किया, समर्थन में नहीं किया। सिर्फ 56 वोट लोकसभा में उनको ज्यादा मिले, इसके लिए वो वहां पारित हुआ। राज्यसभा में भी 128 समर्थन में गए और 95 अगेंस्ट में गए। वहां पे भी राज्यसभा जो कि हमारा उच्च सभागृह, वहां भी 90 सभासदों ने उसको अपोज किया। अगर आप लोकसभा की देखेंगे तो वो जो समर्थन में थे 232, उसमें से हमारे 17 लोकसभा मुस्लिम थे, लेकिन इसका मतलब यह है साफ कि 90% सांसदों ने उसको विरोध किया और बताया। इतना होने के बाद भी हमारे हाउस ने वो इमीडिएट मंजूर किया। शुक्रवार को 4 तारीख को अप्रैल को राष्ट्रपति की तरफ भेजे और 5 तारीख को उसका गैजेट निकल गया। अगर आप ये टाइमिंग देखेंगे तो इतने टाइमिंग में कोई भी इतना सीरियस विधेयक को तब्दील करना, उन्होंने पूरा क्या पूरा वक्फ एक्ट 95 को पूरा क्या पूरा चेंज करके उन्होंने उसको उम्मीद यानी यूनाइटेड उसका बड़ा फुल फॉर्म है वो कायदा लेके आए 225 और उसको गैजेट भी कर दिया और इम्प्लीमेंटेशन 5 अप्रैल से उसको शुरू कर दिया। इस तरह से ये वक्त में कायदे को संशोधन करने के लिए इतनी स्पीड में इतने काम उन्होंने कर लिए। सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुस्लिम, पसमानदा, गरीब और महिलाओं को इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। आप क्या मानते हैं? सरकार जो हाउस में बोल रही है वो टोटल 90% झूठ बोल रही है। हर बात जो वो हाउस में बोल रहे हैं वो जो लिखित स्वरूप में है अभी जो उम्मीद में, वो अभी टोटल गैजेट अभी उसका पब्लिश होगा, वो हमारे सामने आएगा। लेकिन जो बिल में उन्होंने मंजूरी की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे पहला कहा था कि वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड ये बोर्ड के अधीन है, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है ये वक्फ बोर्ड के अधीन होता है। ये साफ झूठ उन्होंने कहा है, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ये सरकारी न्यायिक निकाय है जिसमें सरकारी जज होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है और मुस्लिम लॉ विशेषज्ञ होते हैं। इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। वक्फ बोर्ड एक अलग रहता है और ट्रिब्यूनल एक अलग रहता है और ये साफ झूठ बोल रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल है वो वक्फ बोर्ड का एक अंग है। दूसरा साफ झूठ उनका यह था कि वो ये कह रहे हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ किसी की कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। इतना साफ झूठ हमारे गृह मंत्री अगर हाउस में बोलते हैं तो अब वो उसकी गरिमा क्या रही? ट्रिब्यूनल की केस के बाद हमारे को हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन एप्लीकेशन डालते आता है, हमारे वहां पे जाना पड़ता है। वहां पे हम देखते हैं कि रिवीजन क्रिमिनल हो सिविल हो वो जा सकती है। उसका उदाहरण हम जलगांव में है, आप जलगांव के ग्लोबल वाले हैं। हमारी यहाँ की ख्वाजा मियां दरगाह की जो केस चल रही है वो केस आज
हमारा को हाईकोर्ट का नंबर मिला है 67/2025। अभी 2025 में हम हाईकोर्ट में गए हैं क्योंकि ट्रिब्यूनल ने फैसला जो को दिया था 10 साल का डिलो कंडोन, जिस हमारे खिलाफ जिसने ये जमीन हत्या ली है, जिसने जमीन खरीदी कर ली है वो औकाफ की जमीन, उसके खिलाफ हम कोर्ट ट्रिब्यूनल में गए थे। ट्रिब्यूनल में 10 साल से चलते रहा, सामने वालों को पूरी उन्होंने ये दी, लेकिन फिर भी सामने वाली पार्टी हाजिर नहीं रही। 10 साल के बाद वो पार्टी हाजिर हुई तो ट्रिब्यूनल ने उसको मान लिया और उसको एक फाइन किया, 5 लाख 2 लाख जो भी फाइन है वो फाइन करके उसको केस लिए, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए, ये रिवीजन दाखिल करें और 65/2025 के तहत तो एक्सेप्ट की गया। यानी कितना झूठ बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ जा नहीं सकते। मैं आपको हमारा बता रहा हूँ, जलगांव हाईकोर्ट में जाने का प्रावधान था, पहले से था वहां, नहीं बोल रही है। और ये साफ झूठ बोल रहे हैं ना कि हाईकोर्ट में आज भी कितनी केसेस पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में, कि आपको अगर उसका आरटीआई के तहत मिल सकती है हमको माहिती। हाई कोर्ट में अगर हमारे के खिलाफ उसके खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे हैं कि बम्बई की एंटीलिजा जो है अंबानी की जगहों की केस, ख्वाजा की जो ये है उसकी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही। यानी इनका साफ झूठ है क्या ट्रिब्यूनल के बाद आगे कोई अपील नहीं है, कोई ये नहीं है और वक्फ के ट्रिब्यूनल को पूरे के पूरे राइट्स है। ये साफ झूठ है। मैं बहुत किसे कह रहा हूँ, जिसकी मिसाल जलगांव की है, हमारे ख्वाजा मियाँ की है कि आज हाईकोर्ट में वो मामला दर्ज है हाईकोर्ट में। इसलिए शेख साहब, वक्फ कायदे के और वक्फ के अंडर में जो एक बात बताई जा रही है कि वक्फ वाले जो ज़मीन पे हाथ रख दे वो ज़मीन उनकी हो जाती थी, कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? 100% जो ये बात फैलाई जा रही है कि वक्फ वाले जहाँ हाथ लगाते थे वो जमीन बिल्कुल साफ झूठ है। उसकी एक प्रोसीजर है कि अगर किसी ने कहा कि ये वक्फ ज़मीन है तो सबसे पहले वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसका सर्वे कराते हैं। सर्वे कराने के बाद उसका सर्च होता है, बाकायदा लीगल एडवाइजर से उसका सर्च रिपोर्ट मंगाया जाता है। पहले प्रशासनीय अधिकारी करता है, फिर बाकायदा कायदे के जो ये रहते हैं वो सर्च रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसका सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं। किसी को कोई आपत्ति है, किसी का कुछ कहना है, वो सारी हेयरिंग होती है और उसके बाद वो निर्णय लिया जाता है कि ये वक्फ की ज़मीन है या नहीं है। ये प्रोसीजर को फॉलो करते करते कितना वक्त लगता है ये हमको ही पता है, तुमको भी पता है, सारे को पता है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे के लिए वहाँ से पहले मौजूदा अधिकारी से लेके सुप्रिटेंडेंट से, लैंड एंड रिकॉर्ड से लेके, महसूली रिकॉर्ड से लेके हर एक को बुलाया जाता है। फिर जैसी सर्च होता है वो डॉक्यूमेंटेशन उसके सर्च होते हैं कि ये पहले किसके हाथ में थी, किसको बेची गई, कैसी बेची गई, ये कैसा गया, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो रेवेन्यू से भी कलेक्ट करना पड़ते हैं। वो होने के बाद सामने वाले को उसका ये दिया जाता है कि ये ज़मीन वक्फ की है, तो इसके लिए आपका क्या कहना। उसके सुनवाई होती है। एक्स पार्टी कभी भी एक्शन हुए नहीं है कि एक्स पार्टी में जाके उन्होंने हाथ लगा दिया, उनको जमीन दी। ये बिल्कुल साफ झूठ है। क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करता है, क्या कहेंगे आप? जैसे कि आपने कहा कि जलगांव के अंदर मुलजी जेठा ने वक्फ के लिए जमीन दान की थी और अभी एक कायदे में लाया गया कि तुम्हें वक्फ पे जमीन दान करना है तो 5 साल का मुस्लिम होना जरूरी है। यही तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने ये असंवैधानिक रूप से ये बिल को मंजूरी दे के एक्ट बना लिया है, नया कायदा बना लिया। अगर यही रहेगा, अगर हम किसी को खुदा की राह में कुछ उसको वक्फ करना है जमीन, तब इन्होंने कह दिया कि वो मुस्लिम होना चाहिए, वो भी ऐसा मुस्लिम जो 5 साल पुराना होना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने 9 मुस्लिम जो होते हैं उन पे एक तरह से बंधन लेके आए कि आप अपनी जमीन ये खुदा की राह में मत दो, जिसको ईश्वर की राह में बोलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जितनी बड़ी दरगाहें हैं हमारी आज, उन दरगाहों पे अगर किसी का ज्यादा फेथ है तो हमारे हिंदू भाइयों का फेथ रहता है। वो जिस तरह से तिरुपति में अपना दान देते हैं उसी तरह से वो अपने आकर अपनी दरगाहों पे उनका एक श्रद्धा रहती है, एक आस्था रहती है, इस हिसाब से वो दान देते हैं। अब इन्होंने ये कायदा लेके आया कि अब वो नहीं दे पाएंगे, आप मुस्लिम हो 5 साल आपका ये मिलेगा, जैसा डोमेस्टिक सर्टिफिकेट मिलता था आप लोगों को 15 साल का है तो आपको आप यहाँ के रहे। अब वो 5 साल का प्रूफ क्या देना पड़ेगा? 5 साल के बाद मैं इस्लाम में 5 साल से हूँ, तब फारूक शेख भाई इस्लाम में है, ये है ठीक है। अभी कोई किसने 9 मुस्लिम आया उसने अगर दिया तो उसका 5 साल का ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो 5 साल पहले मुस्लिम था। इस तरह से ये उन्होंने एक गलत प्रोपेगेंडा करके एक गलत कायदा जिसमें उन्होंने दाखिल कर दिया है। वक्फ बिल 2025 जिसे उम्मीद, मुसलमानों के लिए एक उम्मीद का नाम दिया गया, और उस उम्मीद में अल्पसंख्यक मंत्री जो किरण रिजिजू है, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी ये चीख के कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों का फ़ायदा होगा, मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए इसका पैसा खर्च किया जाएगा। अभी जो बार बार चिल्ला के वो बोल रहे हैं
कि मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, मुसलमानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। 2014 से 2025 तक हम तो खुले तौर पे बोल रहे हैं कि ना राज्यसभा पे, ना लोकसभा पे, ना जहाँ जहाँ उनके विधानसभा है, ना वहाँ की विधान परिषद, जब इन्होंने एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम एमएलए, एक मुस्लिम एमएलसी को नहीं बना पाए या टिकट भी नहीं दिए, वह हमारे मुसलमानों को क्या साथ देंगे, क्या समझेंगे? उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको ही उन्होंने यहाँ पे छेद दे दिया है। और अभी ये जो बोल रहे हैं, अब इसकी छोटी सी मिसाल कि वो बोल रहे हैं कि फ़ायदे का है, फ़ायदे का है, और हमने सिर्फ 2 गैर मुस्लिमों को लिया है। अब अगर उनको हमारे फ़ायदे का रहता तो फिर आप देखेंगे कि जो 1995 के एक्ट में हमारी कुल सदस्य संख्या, यहाँ पे वक्फ एक्ट में 8 से 12 सदस्य थी टोटल मुस्लिम, अब उन्होंने कर दिया है उसको वक्फ संशोधन बिल पास करके टोटल 11 सदस्य, सिर्फ अब 11 रहेंगे। अब 11 में से भी नियुक्ति की प्रकृति है उनकी, नॉट फॉर इलेक्शन, डायरेक्ट अपॉइंट किया जाएंगे। अब उन्होंने पहले एक्ट में अपने 95 में था कि बाय इलेक्ट होगा और कुछ लोग ये करेगा अपॉइंट, अब उन्होंने ये कर दिया कि अब सभी सदस्य यानी 11 के 11 अब नॉमिनेशन होगी, नॉमिनेट करेंगे, यानी सरकार चाहेगी उसको नॉमिनेट करेगी। पहले ये था हमारे एक्ट में कि हमारे इसमें से मुस्लिम सांसद आते थे, जो मुस्लिम लोकसभा या राज्यसभा उसको लिया जाता था, मुस्लिम एमएलए को लिया जाता था, मुस्लिम एमएलसी को लिया जाता था, मुस्लिम बार काउंसिल के मेंबर को लिया जाता था, उसके बाद मुतवल्ली को लिया जाता था, ये सभी मुस्लिम रहते थे। अब इन्होंने उसको कट करके क्या कर दिया, इधर बता रहे कि हम मुसलमानों के फ़ायदे करते, इन्होंने लिख दिया कि हम यहाँ पे अभी नॉमिनेट करेंगे, किसको करेंगे? जिसमें वो 100% मुस्लिम ही हो सकता नहीं, वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम एक अध्यक्ष जो रहेगा वो नॉमिनेट करेंगे, एक सांसद जो रहेगा वो नॉमिनेट करेंगे, एक विधायक जो रहेगा वो नॉमिनेट करेंगे, और 2 प्रोफेशनल और राज्य सरकार का एक अधिकारी रहेगा, ये हम नॉमिनेट करेंगे, और बार परिषद का एक सदस्य। लेकिन वहाँ उन्होंने एक अट डाल दिए कि ये गैर मुस्लिम भी हो सकता है। इधर हमको बता रहे कि जबकि भाषण के अंदर कहा गया है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं होंगे, और यहाँ पे जो बिल पास हुआ है टोटल के टोटल, उसमें ये लिख दिया है कि नॉमिनेट करेंगे जो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। अच्छा, इतना साफ तौर पे कर दिया। और आगे चल के जहाँ एक्ट में हमारे 95 में था कि एक मुस्लिम प्रोफेशनल होना चाहिए, 2 विद्वान शिया और सुन्नी धर्म का ये होना चाहिए, राज्य सरकार का एक मुस्लिम अधिकारी होना चाहिए, यह हमारा 95 का एक्ट था। अब इन्होंने जो चेंज किया उसमें लिखा कि मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें मुस्लिम होना चाहिए, एक मुतवल्ली। अब वो जो संभाल रहा है, जो कुछ मस्जिद का मुतवल्ली, कब्रस्तान का मुतवल्ली, खानका का मुतवल्ली, वो तो मुसलमान रहेगा, इसलिए उसको बोले कि हाँ ये मुतवल्ली रहेगा। इस्लामिक धर्मशास्त्र का एक विद्वान रहेगा, क्योंकि हमारे उल्मा, आलिम, मुफ्ती जो कुरान और हदीस को जानते हैं वो ठीक है, वो अलाउ कर दिया उन्होंने। और पंचायत म्यूनसिपालिटी के 2 सदस्य, लेकिन 11 सदस्य का उन्होंने ये पास कर लिया। जो 95 एक्ट के तहत जो 1913 से लेके अभी तक जो चल रहा था कि इस बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहेगा वो मुस्लिम रहेगा। अच्छा। वो डिप्टी कलेक्टर की रैंक का रहेगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रैंक का रहेगा। लेकिन अभी ये सरकार कितना झूठ बोल रही है हमसे। अभी उन्होंने मीटिंग में कर दिया है कि एक्ट के तहत राज्य सरकारों का राज्य वक्फ बोर्ड में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेगी, CEO की नियुक्ति हुई। CEO राज्य सरकार का के रैंक के बराबर का मुस्लिम अधिकारी होता था, लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया है कि ये CEO उस रैंक का कोई भी अधिकारी हो सकता है। अगर मुस्लिम नहीं है तो वो वहाँ नॉन मुस्लिम, जो भी अधिकारी वहाँ उपलब्ध होगा उसको वो CEO बना सकते हैं। यानी जो पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी को चलाने वाला है, एग्जीक्यूटिव देखने वाला है, जो मुस्लिम होना चाहिए, वहाँ पे भी उन्होंने वहाँ जो अनिवार्यता है, कंपल्सन है, कंपल्सरी है, उसको निकाल दिया गया है। वहाँ पे वो कोई भी ऑफिसर, यानी अभी हमारे वक्फ बोर्ड का जो उम्मीद 25 हो गया है उसमें CEO भी ये नॉन मुस्लिम आ सकता है, ये जगह उन्होंने रखी। इस तरह से अभी आपने जो सवाल करा कि मुसलमानों के फायदे का है, तो अगर हमारी बेवा, यतीम, हमारी बच्चियों को एजुकेशन स्कॉलरशिप, आपने देखे कि जो स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को थी उसकी निधि उन्होंने एकदम कम करते हुए एकदम 20% पे ला दिए, जो 100% था। तो ये सरकार अगर हमारा भलाई चाहती है तो ये वक्फ अधिनियम में जो उन्होंने संशोधन किया, वहाँ पे
कंपलसरी अगर उन्होंने नॉन मुस्लिम को कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है दो, और उसके अलावा ये जो कंपल्शन नहीं है लेकिन वहां पे उन्होंने उनको रास्ता खोल दिया है, बाईपास दे दिया है उनको कि इसमें नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं। अब इसमें उन्होंने और आगे चल के चले कि इसमें 2 लेडीज भी होना, 2 मुस्लिम महिलाएं भी लेंगे। अब वो मुस्लिम महिलाएं, अभी आप देख रहे हैं कि लखनऊ की वक्फ बोर्ड की चेयरमैन कहीं से, उनको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा, उनको दीन का कोई मजहब की कोई मालूमात नहीं। वो जैसे बोल रही है वो इस तरीके के लेडीज लाके वो वक्फ बोर्ड पे बिठा देगी, जिनको दीन का कोई मालूमात नहीं, जिनको हमारे कुरान और हदीस की बहुत मालूमात नहीं, उनको वक्फ क्या है वो पता नहीं, औकाफ क्या पता नहीं, ऐसे लेडीज़ को क्यों, क्या 11 के 11 नॉमिनेशन करने वाले, ना इलेक्ट होने वाला ना कुछ होने वाला। तो इस तरह से ये टोटल ला के हमारे सामने बिठा के ये टोटल ये हमारा लॉस करने वाले। अब लॉस क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, या आपने अमित शाह साहब ने जो ओपनली कहा है हाउस में, बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने ये कहा था हाउस में कि भाई 1913 से ये वक्फ के पास जमीन है, तो 1913 से लेके 2013 तक बहुत बात उनकी जो दिल में थी वो जबान पे आ गई कि 2013 तक इनके पास 2.1 मिलियन लैंड थी सिर्फ, यानी 3.9 मिलियन लैंड 2013 से 1913 से 2013 तक थी। 2013 यानी इनकी सरकार 2014 से आई, तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 2013 से ये 1913 से 2013 तक 1.8 बढ़ के आज टोटल वो 2.1 मिलियन एकड़ जमीन बढ़ गई, तो उनको वो 2.1 मिलियन एकड़ जमीन खाली कर लेनी कि भाई इनके पास 1913 से 2013 तक 18 मिलियन एकड़ जमीन कैसी बढ़ गई। यह हाउस में कहा आपने, अमित शाह साहब ने, और शिवसेना उबाटा के खासदार ने इमीडिएट कहा कि ये जो जमीन है जो 1.8 मिलियन की जमीन थी और 2.1 लाख मिलियन जमीन जो ज्यादा 2013 से 2024 तक के इनके पास है, वो उनको खरीदी फरोख्त करना है। और वो किसको खरीदी करना है, उन्होंने खुले तौर पे कह दिया कि ये 2 ही आदमियों को खरीदी करेंगे, अंबानी और अदानी। और इस तरह से उन्होंने ये साफ बात कह दी कि इसका अब सेल और परचेस होगा, और इस तरह से ये काम हो रहा है। ये पूरी नज़र इनकी, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा कि वफ़ के पास जब 3.9 मिलियन एकड़ ज़मीन है, 2013 के बाद 2.1 मिलियन एकड़ ज़मीन वफ़ को दी गई थी। अब 1913 से 2013 तक वफ़ के पास की 1.8 मिलियन एकड़ ज़मीन थी, 2.1 लाख एकड़ ज़मीन खाली करने का उन्होंने मंशा बना लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि 1913 से वफ़ कायदा था, औकाफ थी, मुगलों ने दी थी ज़मीनें, दूसरों ने पूर्वजों ने दी थी, कोई मालदारों ने दी थी, लेकिन जैसी हमारा 1950 का चैरिटी कमिश्नर के एक्ट में चैरिटी से सारी ज़मीनें, मस्जिद, मदारिस, औकाफ, कब्रस्तान, ये वफ़ को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब उनकी नज़र उस पर आ गई है पूरी कि ये वफ़ को इतनी ज़मीनें आ गई है। उन्होंने बाकायदा कब्रस्तान की कितनी परसेंट है, ईदगाह की कितनी परसेंट है, मसाजिद की कितनी परसेंट है, मुस्लिम दुकानों की औकाफ में बनी हुई मस्जिदों में, मदरसों में कितनी ज़मीनें हैं, कितनी दुकानें, इसका कैलकुलेशन करके उनकी पूरी के पूरी नज़र इस संपत्ति पे है। और वो संपत्ति को वो बेचना चाहते हैं और अपने किसी करीबी दोस्त को वो देना चाहते हैं। इसके लिए इसमें ये संशोधन इतनी स्पीड में किया गया है, जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि इतना होने के बावजूद भी इन्होंने उसको पास किया। इस तरह से पूरी के पूरी नज़र इनकी उस हमारी बड़ी हुई संपत्ति पर है जो वो हटाना चाहते। मैं अगर झूठ ना बोलूँ, और हमारे कुछ लोग जो इनकी झूठी बातों में आकर ये भ्रम फैला रहे हैं कि वाकई में अभी तक हमको वक्फ प्रॉपर्टी से क्या फायदा हुआ, हमारे कुछ जगह पर स्वागत भी किया गया, पटाखे फोड़े गए और पेड़े भी बांटे। अभी मेरा कहना ये है कि मेरे उन भाइयों से बहनों से कि भाई अभी तक वक्फ प्रॉपर्टी से मुसलमानों को क्या फायदा मिला, कौन सी हॉस्पिटल खुले, कौन से यूनिवर्सिटी खुली, कौन से कॉलेजेस खुले, कौन से डॉक्टर्स आए। मेरा कहना यही है कि आज अगर हम उजागर हुए, हमको आज अगर नींद में से उठाया गया, तो हम पहले ये देखें कि ये सरकार अगर आज हमारा फ़ायदा बताने के लिए ये कह रही है कि हम इसमें संशोधन करके ये कायदा ला रहे हैं और मुसलमानों का फ़ायदा करा रहे हैं, तो हमने उन बातों को, पिछली बातों को ख्याल ना रखते हुए, बेशक हमारा काम था उस वक्त से लेके, हमारे राजनेता से लेके, हमारे सामाजिक वर्कर से लेके, हमारे दीनी भाइयों से लेके, उन्होंने वक्त हर ये सवाल वक्फ बोर्ड से पूछना चाहिए था कि आपकी इतनी संपत्ति की जो आपको इनकम आ रही है, आप कहाँ पर दे रहे, किसको दे रहे। उस वक्त हमने सवाल नहीं किया और आज हम उनके
इसमें हाँ में हाँ लगाते हुए ये कह रहे हैं कि अपना क्या फायदा होना है। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात पर ध्यान दीजिए कि अब आने वाली जो 2.1 मिलियन एकड़ जमीन पे इनकी निगाह है, वो अगर चली गई तो फिर हम क्या करें। मैं बहुत इससे बोल रहा हूं कि हमको आने वाले दिनों में हमारी बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए हमको 2/7 की जगह हमको रिजर्व करना पड़ेगी, उसके पैसे देना पड़ेंगे और हमको अपने कब्रिस्तान में अपनों को गाड़ना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा अगर यही हाल रहे तो हमारे को मसाजिद में टैक्स दे के नमाज को जाना पड़ेगा। ये पूरी चाल इनकी यही है कि आप पूरी के पूरी ये वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, उनको हाथ में लेना चाहते हैं। अगर सीओ और हमारा ट्रिब्यूनल का जज ये रहता है और आज ये पूरे अधिकार उनसे निकाल के एक कलेक्टर को देना चाहते हैं, कलेक्टर पर उनका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव रहता है, वो जब चाहे जैसे चाहे जिलाधिकारी से अपने काम करवा सकते हैं। और इसके लिए ये कलेक्टर को वो पूरे पावर दे रहे हैं और पावर देने का असल मकसद ये है कि कलेक्टर उनके अंडर में काम करते हैं और कलेक्टर महोदय इमीडिएट उनको वो जैसे चाहेंगे उस तरह के वो जमीन लैंड एक्विजिशन करके वो इमीडिएट उसको रिलीज करेंगे। वर्शिप एक्ट हमारा 1947 का यहाँ लागू है इंडिया में। आप देख रहे हैं कि वर्शिप एक्ट लागू होने के बाद भी, जिसमें से सिर्फ एक एग्जम्पशन की गई थी बाबरी मस्जिद, लेकिन आज देख रहे हैं आप हर जगह पे जाकर कोई एक एप्लीकेशन दे रहा है कि इस मंदिर का हमारा पहले मंदिर था, ये मस्जिद पहले हमारा मंदिर थी, इसमें यह है। और हमारे जुडिशियल वाले भी इमीडिएट उसको ऑर्डर कर रहे हैं कि उसका सर्वे करो, उसको खोदो, उसको देखो। जबकि 1947 का वर्शिप एक्ट बहुत क्लियर है कि अब जो कुछ होगा अब इसमें नहीं जाया जाएगा। अब तो ये आगे चल के अब ये वक्त उम्मीद 2025 आ गई है, ये तो कोई भी हाथ लगा के बताएगा कि ये जगह हमारी है। उसको वेरीफाई करने वाली अथॉरिटी कलेक्टर है, वो वेरीफाई करेगा और बोल देगा कि ये जगह उनकी है। क्योंकि वो कायदे में ये भी तरतूद है कि जो पोजीशन में 12 साल रहेगा, जिसके पोजीशन में वो लैंड उसको दे देंगे। अब 12 साल का पोजीशन में जिसको लैंड है उसको वो दे देंगे। ये कायदे बनाने का उनका यही मकसद है कि जो अभी बॉम्बे की 12 साल से उनके पोजीशन में वो जगह है अंबानी के, वो जगह उनकी हो जाएगी। ये सब कायदे को हम बहुत गौर से समझना चाहिए। अभी ये गैजेट निकला है, अभी पूरा का पूरा ये कायदा सामने आएगा हमारे, अभी हम उसको और पढ़ेंगे। हमारे से बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे लीगल एडवाइजर बैठे, वो इसका स्टडी करेंगे। लेकिन चूंकि एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से थोड़ा बहुत इसमें ख्याल रखते तो ये उसके नुकसान आते हैं। इसके लिए इसको कोई भी हालत में निरस्त करना जरूरी है। ये उम्मीद 2025 को बैक होना जरूरी है। यह मैं सभी आपके माध्यम से सभी को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि इसके लिए आपको कोर्ट में गए, आपको रास्ते पे भी आना पड़ेगा। आज 15 पिटीशन हमारी दाखिल हो चुकी है। यह आप देखेंगे खुले तौर पे हमारे असंवैधानिक है। इसके लिए हमने संविधान का 14 आर्टिकल, 15 आर्टिकल, 21 आर्टिकल, 25 आर्टिकल, 26 आर्टिकल, 29 और 300A के तहत हमारी 15 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो चुकी है। और इंशाल्लाह 16 अप्रैल को अगर उसमें हमारा आर्गूमेंट सुना गया, ये चली गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दात से पूरी उम्मीद है कि वो सामने आएगा। लेकिन हमने इसके पहले एक पहल कर चुके हैं कि हमने कोर्ट में जब ये मामला दर्ज है, मामला चलने वाला है, तो बाहर आंदोलन क्यों? यही मैं कह रहा हूँ कि जो 15 पिटीशन दाखिल हो चुकी है, उसमें एक महाराष्ट्र की कुल जमाती जिसे विफाक कहते हैं, उन्होंने कोर्ट में नहीं गई। उनका यही कहना है कि बाबरी मस्जिद हो, हिजाब हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सारे केसेस हमने कोर्ट पे भरोसा करते हुए ये छोड़ दिए कि हमको सुप्रीम कोर्ट पे है। बाबरी मस्जिद का वहाँ के सीएम ने एफिडेविट किया था, वो एफिडेविट को छोड़ के उन्होंने उस बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिया। उसके बाद हमने ब्लाइंडली कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त सारे साइटेशन सारे ये बताए, लेकिन आखिरी जजमेंट उन्होंने कहा कि ये आस्था और श्रद्धा का विषय है, इसलिए हम ये जमीन तो बाबरी मस्जिद की पूरी के पूरी हम राम मंदिर को देते। हम शांत रहे, हम चुप रहे, क्योंकि हमने कह दिया था कि जो कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन मैं कुल जमाती महाराष्ट्र के विफाक को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि कोर्ट पे हमारे को भरोसा है, लेकिन हमको रास्ते पे आना पड़ेगा, हमको एजिटेशन करना पड़ेगी, हमको लोकशाही ने लोकतांत्रिक तरीके से जो बताया गया रास्ते उस पर हमको चलना पड़ेगा। और चलते वक्त कल को अगर ये कहेंगे कि आपने कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है, आप ये चीजें नहीं कर सकते, तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, ऐसी बहुत सी संगठनाएं जो कोर्ट में नहीं गई है, वो कोर्ट के बाहर अपना काम करेगी। जिस तरह से किसान आंदोलन वाले कोर्ट में नहीं गए थे, उन्होंने 4 कायदे हो जाने के बाद वो रास्ते पे बैठे, वो साल भर बैठे, उन्होंने 70 शहादतें दी और उसके बाद वो कायदे यही गवर्नमेंट को, यही मोदी सरकार को पीछा लेना पड़े।
यह हमारे सामने है। शाहबानो केस हमारे सामने है। ये शाहबानो की केस में भी हम रास्ते पे आए, हमने हेजिटेशन किया, इसलिए उनको वो कायदा पीछे देना पड़ा। तो आज ये जो लोग, कुछ हमारे जिम्मेदार लोग बोल रहे हैं कि हम रास्ते पे क्यों आए, मैं इनको यही मुद्देबाना गुजारिश करूंगा कि हमको रास्ते पे संविधान के तरीके से आना है। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत अच्छा कदम उठाया, कोर्ट में भी गई और रास्ते पे भी आए। अभी उन्होंने बहुत अच्छा एक सर्कुलर निकाला है कि अभी उन्होंने पूरा क्या पूरा बकरीद तक के ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ऐलान किया है कि अभी हम ये पूरा 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक के एक सप्ताह मना रहे हैं वक्फ बचाओ करके, और उसको बचाने के लिए उन्होंने पूरी के पूरी हमारे पे ये बताई है और उनके हिसाब से कोशिश की है। जलगांव में भी हम लोग जाके मौलाना उमरैन साहब से मिले और उनसे हमने गाइडलाइन दी। अभी उन्होंने जो कुछ आज रिटर्न में हमको भेजा है, हमको मीन सारे इंडिया में उन्होंने टोटल सबको कहा है कि भाई 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ ये मुहिम अभियान चलाया जाए। इसके तहत 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक अवकाफ सुरक्षा सप्ताह मनाने का उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को रात के 9 बजे पूरा अंधेरा हमने कर लेना चाहिए। हमारे घर दार दुकान ऑफिस घर आधा घंटा हम डार्कनेस में रहे, यह हमारा एहतिजाज का एक तरीका है। फिर उसके साथ में उन्होंने कहा कि पूरा ये 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक आप तालुका लेवल पे वहां पे धरने दो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां पे धरने दो, आप जेल भरो आंदोलन करो, आप रास्ता रोको आंदोलन करो, जो जो लोकशाही ने अपनों को हक दिए उस टाइप से काम करो। अगर सरकार 10 अप्रैल से 7 जुलाई यानी 6 जुलाई को हमारी बकरीद है उस तक के अगर ये पहले चरण को एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद दूसरा चरण वो डिक्लेयर करने वाले हैं। उस चरण पे वो थोड़ा सा इसे और हाई और तीव्र स्वरूप का आंदोलन की उनकी रूपरेखा है। अभी हमको जो उन्होंने गाइडलाइन की है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उसके तहत ही, उसके मातहत ही, उसके एजिस, उसके ऑस्पिशियस के तहत ही हमको काम करना है। हमारी महाराष्ट्र की जो है कुल जमाती महाराष्ट्र की विफाक करके जो यह है संस्था, उसके भी मातहत हमको काम करना है, क्योंकि उन्होंने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी कवानीन है उसको मानते हुए इस एजिटेशन में हिस्सा लेने का कहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो जो काम बोलेगा, जैसा जैसा अभी उन्होंने हमको सभी को लिख के दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि यही शख्स करना चाहिए, उन्होंने आगे चलकर ये कहा कि वहां की एनजीओ, वहां की बिरादरियां, वहां के लोग भी ये सब काम करें ताकि लोगों को पता चले कि इसके खिलाफ कितने। जबकि हमने देखा, मैंने पहले बताया कि अगर इतने खासदार अपोज में होने के बावजूद, यानी 232 और 95 खासदार अपोज में जाने के बावजूद ये सरकार मानती नहीं है। एक खासदार 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उस आदमी के पीछे अगर 232 और 95 के पीछे इतनी पब्लिक होने के बाद भी ये करते हैं, तो आप वो एक खासदार की बजाय वो 5 लाख वोटर्स वो रास्ते पे आएंगे और वो उसका अपोज करेंगे, तो फिर सरकार की नींद खुलेगी और फिर सरकार अपना निर्णय पीछे लेने को मजबूर हो सकती है। इसके लिए मैं फिर आपके माध्यम से मैं सभी हजरात को, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों को कहूंगा, खास करके हिंदू भाइयों को, कि जिनके खासदारों ने एक अच्छा प्रतिनिधित्व करते हुए कि वक्फ कायदा कितना गलत है और ये बीजेपी सरकार कितना गलत काम कर रही है, इसके लिए वो सामने आए, तो उनके पक्ष को मानने वाले जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े। हमारे छोटे छोटे देहातों में वो हमारे साकली उपोषण, हमारे निदर्शन, हमारे ठिया आंदोलन, हमारा रेल रोको, हमारा रास्ता रोको, उसमें आए, हमारी जाहिर सभा में आए, हमारे कॉर्नर मीटिंग में आए और हमको सपोर्ट करे कि ये वक्फ कायदा किस तरह से मुसलमानों के और हमारे पूरे मुल्क के असंवैधानिक तरीके से लाया गया है, ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब सपोर्ट करें और इसको अपोज करें, और जितना लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और उतना कोर्ट को भी इसका एहसास होगा और सुप्रीम कोर्ट भी इंशाल्लाह इसके राइट असंवैधानिक काम हुआ है इसका फैसला देगी। इस उम्मीद के साथ, जो उम्मीद 2025 इन्होंने बनाई है उससे हम नाउम्मीद हुए हैं पूरे, लेकिन अल्लाह से हम नाउम्मीद नहीं होंगे। अल्लाह की ज़ात पे हमें पूरा यकीन है कि ये जो 2025 उम्मीद है ये इंशाल्लाह पीछे होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। आखिर में हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले ग्लोबल के मतीन पटेल साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज के ऐसे हालत में आपने इतना वक्त देके मुझ जैसे नाचीज को इस विषय पे गूंगा होने के बावजूद बोलने का आपने कहा और मैंने बोलने की कोशिश की। इसमें मैं आखिर में यही मैसेज दूंगा हमारे जलगांव शहर और ज़िले के लोगों को, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएंगी महाराष्ट्र और भारत के लोगों को, कि दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मत देखो कि किसने बुलाया है। आज हम सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत, उनके संरक्षक में, उनके निगरानी में, उनके आदेश के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए आपस में ना लड़ते हुए, आपस में कौन बुला रहा, किसको बुला रहा, क्यों बुला रहा, ये हमारी आपस की अपनी खुद की ईगो नहीं है इसमें।
मैं बहुत मुद्देबाना गुजारिश कर रहा हूँ सबों से कि इस कानून को इतना ख़तरनाक है कि ये एक झटके में 2.1 मिलियन एकड़ ज़मीन हम खो देंगे। इस कानून को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मुसलमानों के लिए कमर तोड़ने वाली बात है और हर दिन उनकी परीक्षा लेगी। हर दिन एक नई मस्जिद, एक नया मदरसा, एक नई दरगाह और एक कब्रिस्तान बनाकर सरकार 2.1 मिलियन एकड़ भूमि पर कब्जा करेंगी और दंगों और नफरत के अलावा इसका नतीजा क्या होगा? ये अपील भी हमारे मौलाना समीउल्लाह खान साहब ने की है। उसी अपील को मैं दोहराते हुए कर रहा हूँ कि इसलिए सभी मुसलमानों को हर स्तर पर वक्फ संशोधन के विधेयक जो पास हो चुका है, जिसे उम्मीद 2025 का है, इसके खिलाफ कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेताओं और नेतृत्व को इस मुद्दे पर यथाशीघ्र अनिश्चितकालीन हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की एक व्यवस्थित योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। जलगांव में हम सभी से दरख्वास्त करते हैं कि जो कुछ छोटे मोटे काम हम लोग यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत और कुल जमाती महाराष्ट्र विभाग के साथ में काम कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। हम सब का ये काम है। इसके लिए मैं आखिरी बार यही कहूँगा कि जब जहाँ हम सभी को मिलने वाले कोई भाई अगर हमसे कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस होगा तो हम उससे जाके इसमें बोलेंगे कि हमारा ये तय है कि कौम और मिल्लत का अगर मसला है तो हम सब एक है। हमारे पर्सनल ग्रीवेंसेस, हमारे पर्सनल वो एक बाजू में, लेकिन यहाँ कौम और मिल्लत का मसला है। इसके लिए खुदायारा हम अपने छोटे मोटे जो भी पर्सनल ग्रीवेंसेस उसको भूलें। अगर मैं तो आपके चैनल से ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे से किसी का दिल दुखा तो मैं इस विषय में उनसे मादरत चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं छोटा बन के उनके साथ काम करूँगा, लेकिन वो सामने आए और हमारे जो नौजवानों में और हमारे लोगों में जो खौफ का माहौल है, वो अगर बड़े लोग साथ में आते हैं तो एक खौफ का माहौल भी निकलेगा और इंशाअल्लाह जलगांव का एक मैसेज बहुत दूर तक जा सकता है। और जलगांव का मैसेज अगर महाराष्ट्र और भारत में जाएगा तो इंशाअल्लाह इसका सभी को फ़ायदा होगा और इसका कायदे का विरोध हर जगह होना चाहिए। शुक्रिया।